नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ, मेरी चेतना कहाँ से आती है और हमारे अनुभव और पहचान के पीछे असली स्रोत क्या है? ऐसे सवाल दर्शन शास्त्र में नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो अपनी किताब सेल कम्स टू माइंड कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्शियस ब्रेन में करते हैं। यह किताब चेतना, आत्म जागरूकता और मस्तिष्क के बीच संबंधों को गहराई से समझाती है। डमासियो का मानना है कि चेतना कोई रहस्यमय या जादुई चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं की संयुक्त संरचना है। वे कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, वैसे वैसे स्व और चेतना जैसे जटिल मानसिक संरचनाएं भी उभरती हैं। सेल्फ का मतलब यहाँ केवल मैं की भावना नहीं है, बल्कि वह पूरी प्रणाली है जो हमें अपने अनुभवों को समझने, स्मृतियों को जोड़ने और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। किताब की शुरुआत डमासियो इस विचार से करते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है, होमोस्टेटिस, अर्थात जीवित रहना और जीवन को टिकाए रखना। हर जीव, चाहे एक कोशिका हो या मनुष्य, लगातार अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश करता है। यही प्रयास धीरे धीरे जटिल भावनाओं, अनुभूतियाँ और अनंत चेतनाओं में विकसित होता है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मस्तिष्क मानचित्र बनाता है हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण और हमारे अनुभवों की। यही मानचित्र छवियाँ में बदलकर हमारे दिमाग में भावनाओं और विचारों का रूप लेती है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा स्व आकार लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को महसूस करते हो, जैसे खुशी, डर या प्रेम, तो मस्तिष्क उसे केवल दर्द नहीं करता, बल्कि उसे आपसे जोड़ता है, जिससे मैं महसूस कर रहा हूँ जैसी आत्म जागरूकता पैदा होती है। डामासियो का तर्क है कि चेतना के बिना हमारा जीवन लगभग स्वचालित मशीन जैसा है। चेतना हमें न केवल महसूस करने देती है, बल्कि अपने अनुभवों पर विचार करने और उनसे सीखने की क्षमता भी देती है। यही क्षमता हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है और यही हमारी मानवता की जड़ है। किताब में लेखक प्रोटोसेल्फ एंड कोर सेल्फ एंड ऑटोबायोग्राफिकल सेल जैसे चरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे चेतना क्रमिक रूप से विकसित होती है। सबसे पहले बुनियादी शारीरिक अनुभवों से शुरू होकर धीरे धीरे आत्म जागरूकता और वैयक्तिक पहचान तक पहुंचती है। सेल्फ कम्स टू माइंड केवल न्यूरोसाइंस की किताब नहीं है, यह विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान का सुंदर संगम है। यह हमें सिखाती है कि हमारी चेतना केवल दिमाग का उत्पाद नहीं है, बल्कि शरीर, स्मृतियाँ, भावनाएं और अनुभवों का संयुक्त यात्रा है। संक्षेप में, यह किताब एक गहरा उत्तर देती है उस सवाल का जिसे मानवता सदियों से पूछती आ रही है, मैं कौन हूँ और मुझे अपने अस्तित्व की जानकारी कैसे है। डमासियो दिखाते हैं कि स्व अचानक प्रकट नहीं होता, यह धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे जीवन खुद विकसित हुआ हो। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि हमारी चेतना, भावनाएं और सोचने की क्षमता कैसे जन्म लेती है, तो यह किताब आपके लिए एक अनिवार्य यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने मस्तिष्क के अंदर गहराई से झांकने का अवसर देगी। तो अध्याय 1, अवेकन, चेतना का जागरण। हम अक्सर सोचते हैं कि चेतना अपने आप में साथ मौजूद होती है, जैसे यह जन्म से ही किसी अदृश्य शक्ति की तरह हमारे भीतर होती है। लेकिन एंटोनियो डमासियो हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। उनके अनुसार चेतना कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक लंबे विकासात्मक सफर और कई जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इस अध्याय में डमासियो चेतना की मूलभूत प्रक्रियाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। वे शुरुआत में एक साधारण लेकिन गहरे सवाल से करते हैं, जब हम जागते हैं तो क्या वास्तव में मैं का अनुभव होना शुरू होता है? उनके अनुसार चेतना का अर्थ सिर्फ जागरूक होना या नींद से उठ जाना नहीं है, बल्कि यह स्व का अनुभव है। वह एहसास कि मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ। डमासियो बताते हैं कि हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मस्तिष्क सिर्फ आंखें नहीं खोलता, बल्कि वह हमें एक बार फिर से मैं की भावना में लाता है।
नींद में हमारा शरीर सक्रिय रहता है, दिल धड़कता है, सांस चलती है और चेतना गायब होती है। लेकिन जगाने पर मस्तिष्क, शरीर, स्मृतियाँ और भावनाओं को एक साथ जोड़कर सो को फिर से निर्मित करता है। यही प्रक्रिया अवेकिंग कहलाती है। वे इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि चेतना का उद्देश्य क्या है। उनके अनुसार चेतना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जीवित रहना और जीवन को संचालित करना। बिना चेतना के हमारा मस्तिष्क केवल एक स्वचालित मशीन की तरह होता है, जो प्रक्रिया तो देता है लेकिन अपने अनुभवों को न समझने और न ही उनका अर्थ निकालता है। चेतना हमें अपने अस्तित्व को पहचानने, अपने वातावरण का मूल्यांकन करने और भविष्य की योजनाएं बनाने में सक्षम बनाता है। दामासियो एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं। चेतना केवल सोचने से नहीं बनती, बल्कि भावनाओं और शरीर की अवस्थाओं से जुड़कर बनती है। जब हमारा शरीर मस्तिष्क ने आने वाले संकेतों जैसे दिल की धड़कन, मांसपेशियों में तनाव, हार्मोनल परिवर्तन को समझता है और मैं से जोड़ता है, तभी चेतना जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, जब हम डर से महसूस करते हैं तो यह केवल मस्तिष्क में विचार नहीं है, यह दिल की धड़कन तेज होने, पसीना आने और शरीर की तैयारी का संयुक्त अनुभव है। यह अनुभव मैं डर रहा हूँ जैसी आत्म जागरूकता में बदल जाता है। इस अध्याय में दामासियो यह भी स्पष्ट करते हैं कि चेतना के बिना भी मनुष्य मस्तिष्क काम कर सकता है। कुछ मूलभूत कार्य जैसे सांस लेना, पाचन, रिफ्लेक्स ये आदि चेतना के बिना भी होते हैं, लेकिन चेतना इन प्रक्रियाओं को एक बड़े ढांचे से जोड़ती है और हमें एक व्यक्तिगत अनुभव दिलाती है। अध्याय के अंत में वे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। चेतना जीवन की निरंतरता और विकास का तार्किक परिणाम है। यह किसी चमत्कार से नहीं बनी, बल्कि अरबों वर्षों के विकास और जटिल जैविक प्रक्रियाओं से निकली है। जब मस्तिष्क ने शरीर की अवस्थाओं को पहचानना, उन्हें अनुभव से जोड़ना और अंत में मैं के रूप में महसूस करना शुरू किया, तभी स्व अस्तित्व में आया। संक्षेप में कहे तो अवेकिंग हमें यह सिखाता है कि चेतना केवल जागने की अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, अनुभव और अस्तित्व की गहरी जड़ है। यही वह क्षण है जब जीवित शरीर सोचने वाला स्वयं बन जाता है। अध्याय 2, फ्रॉम लाइफ रेगुलेशन टू बायोलॉजिकल वैल्यू, जीवन से जैविक मूल्य तक। इस अध्याय में एंटोनियो दामासियो चेतना में विकास को समझने के लिए एक और गहरी परत खोलते हैं। वे कहते हैं कि चेतना को समझने के लिए हमें जीवन के सबसे बुनियादी सिद्धांत, जीवन संतुलन, होमोस्टेसिस से शुरू करना होगा। यह वही प्रक्रिया है जो हम हर जीव में मौजूद है और जो जीवन को बनाए रखने में मूलभूत नियम है। एक, जीवन का मूल लक्ष्य अस्तित्व की रक्षा। दामासियो बताते हैं कि किसी भी जीव का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना होता है। सबसे छोटी कोशिका से लेकर मनुष्य तक हर जीव लगातार अपने आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करता है। तापमान को स्थिर रखना, ऊर्जा प्राप्त करना, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना आदि, यही होमोस्टेसिस है। यही प्रक्रिया चेतना की सबसे पहली सीढ़ी है। बिना इस बुनियादी जीवन संतुलन के चेतना का कोई अर्थ ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि हमारा शरीर भोजन, पानी या ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, तो सोचने और महसूस करने की क्षमता भी असंभव हो जाती है। 2, प्राकृतिक इच्छा और मूल्य की उत्पत्ति। दामासियो इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जीवन केवल संतुलन बनाए रखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मूल्य बनाता है। जब कोई चीज़ हमारे जीवित रहने में मदद करती है, तो वह हमारे मस्तिष्क के लिए सकारात्मक मूल्य बन जाती है, और जब कोई चीज़ खतरा पैदा करती है, तो वह नकारात्मक मूल्य बन जाती है। यह मूल्य की भावना ही है जो हमें सही और गलत, सुख और दुख, लाभ और हानि में फ़र्क करना सिखाती है। उदाहरण के लिए, भूख लगने पर भोजन को ढूंढना सिर्फ एक जैविक ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह एक मूल्यवान कार्य बन जाता है, क्योंकि यह जीवन को बनाए रखता है। इसी तरह दर्द से दूर रहना या खतरे से बचना भी जैविक मूल्य का हिस्सा है। 3,
विकास और जटिलताओं की यात्रा। डामासियो बताते हैं कि जैसे जैसे जीवन विकसित हुआ है वैसे वैसे यह मूल्य प्रणाली भी जटिल होती है। शुरुआती एक कोशिका और जीव केवल रासायनिक संकेतों पर प्रतिक्रिया करते थे, लेकिन बहुकोशीय जीवों में अधिक परिष्कृत तंत्र विकसित किए जिनमें मस्तिष्क जैसी संरचनाएं शामिल थी। इन संरचनाओं ने मूल्यांकन और निर्णय लेने की क्षमता को और भी परिष्कृत कर दिया। इस प्रक्रिया में भावनाओं का जन्म हुआ है, जो मूल्य रूप से मूल्य आधारित प्रक्रिया है। डर हमें खतरे से बचाता है, आनंद हमें सुखद अनुभवों की ओर ले जाता है। ये भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं नहीं है, बल्कि जीवन को संरक्षित और उन्नत करने वाले तंत्र है। 4. चेतना से जुड़ा। डामासियो इस अध्याय में एक अहम विचार पेश करते हैं। चेतना तभी संभव होती है जब जीवन में मूल्य तय करना सीखते हैं, क्योंकि चेतना कार्य केवल अनुभव करना नहीं बल्कि उन अनुभवों का अर्थ समझना और निर्णय लेना है। मूल्य के बिना चेतना दिशाहीन होती है, लेकिन मूल्य प्रणाली मस्तिष्क को यह बताती है कि कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। यही कारण है कि चेतना हमेशा भावनाओं और जीवन को आवश्यकताओं से जोड़ती है। इस अध्याय में डामासियो स्पष्ट करते हैं कि चेतना किसी अचानक उत्पन्न घटना का परिणाम नहीं है। यह एक क्रमिक विकास प्रक्रिया है जो सबसे पहले जीवन के संतुलन बनाए रखने की जरूरत से शुरू हुई है। फिर यह मूल्य की भावना में बदलती है और धीरे धीरे निर्णय, भावना और चेतना में विकसित होती है। फ्रॉम लाइफ रेगुलेशन टू बायोलॉजिकल वैल्यू हमें यह सिखाता है कि चेतना का आधार केवल सोच नहीं बल्कि जीवित रहने की गहरी प्रवृत्ति है। हमारी भावनाएं, इच्छाएं और नैतिकता सब कुछ सही इसी मूलभूत जैविक मूल्य की शाखाएं हैं। अध्याय 3 मानचित्र और छवियों का निर्माण। मेकिंग मैप्स एंड मेकिंग इमेजेस। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो हमें एक मस्तिष्क की सबसे बुनियादी और आश्चर्यजनक क्षमता के बारे में बताते हैं, मानचित्र बनाना, मैपिंग। वे समझाते हैं कि चेतना और स्व की पूरी यात्रा इसी क्षमता पर आधारित है। मस्तिष्क केवल बाहरी दुनिया को महसूस नहीं करता बल्कि उसका एक आंतरिक नक्शा बनता है और फिर उसे छवियां के रूप में अनुभव करता है। यही प्रक्रिया हमें सोचने, समझने, महसूस करने और खुद को पहचानने में सक्षम बनाती है। 1. मस्तिष्क के मानचित्र, वास्तविकता की नकल। डामासियो बताते हैं कि मस्तिष्क किसी कमरे या दर्पण की तरह बाहरी दुनिया को केवल रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि बाहरी वस्तुओं, घटनाओं और संवेदनाओं का एक मानचित्र बनाता है। ये मानचित्र न्यूरॉन्स के नेटवर्क के माध्यम से बनते हैं और लगातार अपडेट होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो आपकी आंखें केवल रोशनी को पढ़ती है। मस्तिष्क उस दृश्य को संशोधित कर उसका एक न्यूरल मैप बनाता है। यह मानचित्र स्थिर नहीं होता। अगर पेड़ हिलता है, रोशनी बदलती है या आप अलग कोण से देखते हैं तो मानचित्र भी बदल जाता है। 2. मानचित्र से छवियों तक। मानचित्र मस्तिष्क में भौतिक संकेतों के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन जब वे हमारे चेतन अनुभव का हिस्सा बनते हैं तो वे छवियां का रूप ले लेते हैं। डामासियो कहते हैं कि चेतना की असली जादुई प्रक्रिया यही होती है। यह छवि का मतलब केवल दृश्य चित्र नहीं है, इसमें ध्वनियाँ, स्वाद, गंध, शरीर की संवेदनाएं और भावनाएं भी शामिल हैं। जब भी आप किसी फूल को देखते हैं और साथ ही उसकी खुशबू सूंघते हैं और उसके रंग और आकार को पहचानते हैं और उससे जुड़ी स्मृतियाँ को याद रखते हैं, तो ये सब छवियाँ का रूप ले लेते होता है। 3. शरीर और मस्तिष्क के बीच संवाद। डामासियो बताते हैं कि मानचित्र केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि हमारे शरीर के आंतरिक हालात के लिए भी बनाए जाते हैं। मस्तिष्क हमारे दिल की धड़कन, रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, हार्मोन में बदलाव आदि के लिए मानचित्र बनता है। यही प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चेतना केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर की स्थिति से भी बनती है। जब मस्तिष्क बाहरी मानचित्रों को आंतरिक मानचित्रों से जोड़ता है तभी मैं यह अनुभव कर रहा हूँ जैसी आत्म जागरूकता उत्पन्न होती है। 4.
मानचित्र से आत्मबोध तक। डामासियो का मानना है कि चेतना का उद्भव तभी संभव हुआ है जब मस्तिष्क ने मानचित्रों को जोड़ने की क्षमता विकसित की है। पहले केवल बाहरी वस्तुओं के मानचित्र बने, फिर शरीर के आंतरिक मानचित्र भी बनने लगे। अंत में मस्तिष्क ने दोनों को जोड़ना शुरू किया। इसमें यह पता चलने लगा कि यह अनुभव मुझे संबंधित है। यही वह क्षण था जब स्व का जन्म हुआ। अब मस्तिष्क केवल चीज़ों को नहीं देखता, बल्कि यह भी समझता है कि मैं देख रहा हूँ। मेकिंग मैप्स एंड मेकिंग इमेज हमें यह बताता है कि चेतना का आधार केवल विचार या भाषा नहीं है, बल्कि यह न्यूरॉन्स द्वारा बनाए गए मानचित्र और उनसे उत्पन्न छवियां पर टिकी है। हमारा पूरा अनुभव, चाहे वह किसी वस्तु को देखना हो, किसी भावना को महसूस करना हो या अपने अतीत को याद करना हो, सब कुछ इन्हीं मानचित्रों की श्रृंखलाओं का परिणाम है। डामासियो के अनुसार यह प्रक्रिया हमें एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक से है सक्रिय स्व में बदल देती है, जो न केवल दुनिया को देखता है बल्कि उसमें अपनी जगह को भी पहचानता है। अध्याय 4, द बॉडी इन माइंड, मस्तिष्क के शरीर। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो एक बेहद गहरी और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हमारा मस्तिष्क शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। चेतना और स्व को समझने के लिए हमें केवल मस्तिष्क को नहीं, बल्कि शरीर और मस्तिष्क के बीच के गहरे संबंधों को भी समझना होगा। डामासियो का मानना है कि शरीर केवल मस्तिष्क का वाहक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, चेतना और आत्म जागरूकता का मूल स्रोत शरीर ही है। दूसरे शब्दों में, मन शरीर के अनुभवों से ही जन्म लेता है। एक, शरीर चेतना की जड़ है। डामासियो बताते हैं कि चेतना की यात्रा शरीर से शुरू होती है। हमारे मस्तिष्क का सबसे पहला कार्य शरीर की स्थिति को समझना और नियंत्रित करना होता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस, तापमान, पाचन, हार्मोन संतुलन आदि। यह बुनियादी निगरानी प्रोटोसेल कहलाती है और यह चेतना की नींव है। बिना शरीर की निगरानी के मस्तिष्क कोई उच्च स्तरीय कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हर अनुभव, हर भावना, हर विचार कुछ न कुछ संबंध शरीर से जुड़ा होता है। 2, शरीर का मानसिक मानचित्र। मस्तिष्क लगातार हमारे शरीर का मानचित्र बनाता है। यह मानचित्र शरीर के हर अंग, हर प्रक्रिया और हर बदलाव को ट्रैक करता है। जब हम भूख लगती है, मस्तिष्क की स्थिति को मानचित्र तैयार करता है। जब हम डरते हैं, शरीर में रासायनिक बदलाव होते हैं और मस्तिष्क उनका रिकॉर्ड रखता है। यह मानचित्र ही चेतना को शारीरिक आधार देता है। हमारे अनुभव केवल विचार नहीं होते, वे शरीर की वास्तविक प्रतिक्रिया होती है, जिन्हें मस्तिष्क महसूस करता है और उसका अर्थ निकालता है। 3, प्राथमिक भावनाएं और प्राथमिक अनुभूतियाँ। डामासियो कहते हैं कि हमारी सबसे बुनियादी भावनाएं जैसे आनंद, दर्द, भय या संतोष शरीर से उत्पन्न होती है। इन्हें वे प्राथमिक अनुभूतियाँ कहते हैं। ये वह शुरुआती संकेत है जो हमें बताते हैं कि हमारा शरीर कैसे महसूस करता है। उदाहरण के लिए, जब आप घबराते हैं तो केवल डर महसूस नहीं करते, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और जाती है और पेट में हलचल होती है। यह सब शरीर का अनुभव है जिसके मस्तिष्क पहचानता है और फिर उसे भावना का नाम देता है। 4, मस्तिष्क और शरीर का पारंपरिक संबंध। शरीर केवल सूचना भेजता ही नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को प्रभावित भी करता है। शरीर की स्थिति मस्तिष्क की सोच, निर्णय लेने और स्मृति को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जब आप बीमार या थके हुए होते हैं तो आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क भी शरीर को प्रभावित करता है। जब आप किसी खतरे की कल्पना करते हैं तो आपका शरीर वास्तविक खतरे की तरह की प्रतिक्रिया देता है। यह द्विदेशीय संबंध चेतना को आकार देता है। द बॉडी इन द माइंड हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सच बताता है। चेतना केवल मस्तिष्क में नहीं रहती, बल्कि शरीर और मस्तिष्क की गहन साझेदारी से पैदा होती है। हमारा स्व केवल मानसिक संरचना से नहीं,
यह हमारे शरीर की संवेदनाओं, अनुभूतियाँ और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। डामासियो हमें सिखाते हैं कि खुद को समझने के लिए हमें केवल अपने विचारों को नहीं बल्कि अपने शरीर को समझना होगा। चेतना सिर में नहीं बल्कि पूरे शरीर में फैली एक जटिल प्रक्रिया है। अध्याय 5, इमोशन एंड फीलिंग्स, भावनाएं एंड अनुभूतियाँ। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो मनुष्य के अनुभवों की सबसे बुनियादी और शक्तिशाली ताकत भावनाएं और अनुभूतियाँ के रहस्य को खोलते हैं। वे बताते हैं कि चेतना और स्व को समझने के लिए भावनाएं केवल महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आधारभूत तत्व है। डामासियो का तर्क है कि भावनाएं केवल प्रतिक्रिया नहीं है, वे हमारे जीवित रहने, निर्णय लेने और पहचान बनाने की प्रक्रिया का मूल है। एक, भावना और मूलभूत अनुभूत में अंतर। डामासियो सबसे पहले इन दो शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। भावनाएं, यह शरीर की स्वचालित जैविक प्रक्रिया होती है जो किसी स्थिति में स्वतः उत्पन्न होती है, जैसे डरने पर दिल का तेज धड़कना, पसीना आना, मांसपेशियों का तनाव आदि। अनुभूतियाँ, ये भावनाओं के प्रति सचेत जागरूकता होती है। मतलब जब हम कहते हैं मैं डर महसूस कर रहा हूँ तो वह अनुभूति है, यह उस शारीरिक भावना की मानसिक व्याख्या है। इस तरह भावना शरीर की भाषा है और अनुभूतियाँ उस भाषा की मस्तिष्क में बनाई गई समझ। 2, भावनाएं जीवन रक्षा की रणनीति। भावनाओं को सबसे मूल उद्देश्य है जीवित रहना और अनुकूल करना। जब कोई खतरा सामने आता है तो डर की भावना शरीर को सतर्क और भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार करती है। जब कोई सुखद चीज़ मिलती है तो आनंद हमें उसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। डामासियो कहते हैं कि यह प्रतिक्रिया लाखों वर्ष के विकास का परिणाम है। भावनाएं केवल मनुष्य में नहीं है बल्कि लगभग हर जीवित प्राणी में मौजूद है और यही उनकी सार्वभौमिकता और बुनियादी महत्व को दर्शाता है। 3, अनुभूतियाँ, चेतना का द्वार। जहाँ भावनाएं अवचेतन स्तर पर होती है वही अनुभूतियाँ हमें अपने अनुभवों के प्रति सचेत बनाती है। उदाहरण के लिए जानवर डर के कारण भाग सकते हैं लेकिन मनुष्य डर को पहचान सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और विशेष भविष्य की योजना भी बना सकते हैं। यही अनुभूतियाँ हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमें किससे बचना है। 4, भावनाएं और निर्णय लेना। भावनाएं केवल संवेदनाएं नहीं है, वे हमारे निर्णयों को भी आकार देती है। डामासियो बताते हैं कि तर्क और भावना एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी संगठन, किसी विकल्प के सामने होते हैं तो भावनाएं हमें बताते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही महसूस होता है। बिना भावनाओं के निर्णय लेना ठंडा, यांत्रिक और अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता केवल तर्क से नहीं बल्कि तर्क और भावना के संतुलन से उत्पन्न होती है। 5, स्व के निर्माण में भूमिका। भावनाएं और अनुभूतियाँ स्व की नींव है। वे हमारे अनुभवों को अर्थ देती है और हमारी पहचान को आकार देती है। उदाहरण के लिए मुझे इस काम में खुशी महसूस होती है या यह स्थिति मुझे असहज करती है। ऐसे वाक्य हमारी आंतरिक दुनिया को परिभाषित करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भावनाएं और अनुभूतियाँ केवल मानसिक घटनाएं नहीं है, वे हमारे मस्तिष्क, व्यवहार, निर्णय और पहचान का आधार है। भावनाएं हमें जीवित रखती है और अनुभूतियाँ हमें खुद को समझने में मदद करती हैं। डामासियो हमें सिखाते हैं कि स्व को समझने के लिए हमें केवल सोचने की शक्ति नहीं बल्कि महसूस करने की क्षमता को भी समझना होगा। चेतना, शरीर, भावना और अनुभूतियाँ चारों मिलकर ही मैं का निर्माण करते हैं। अध्याय 6, एन आर्किटेक्ट ऑफ मेमोरी, स्मृति की संरचना। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो चेतना और स्व को समझने के लिए एक और अहम घटक स्मृति, मेमोरी की गहराई से उतरते हैं। उनका तर्क है कि बिना स्मृति के न तो हम पहचानना संभव है, न अनुभव का अर्थ है और न ही स्व का निर्माण है।
स्मृति ही वह पुल है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। एक, स्मृति चेतना की रीढ़। डामासियो बताते हैं कि हमारी चेतना केवल वर्तमान अनुभवों तक सीमित नहीं है। हम लगातार अपने अतीत से जानकारी लेते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, और यह सब तब स्मृति के कारण ही संभव है। स्मृति हमारे स्व का निर्माण करती है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर अतीत के अनुभवों में छिपा है। बिना स्मृति के हर क्षण नया है और अलग होता है, लेकिन पहचान की कोई निरंतरता नहीं है। 2, स्मृति के प्रकार। डामासियो स्मृति को कई स्तरों से विभाजित करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रोड्यूसर मेमोरी, क्रियात्मक स्मृति। यह वह स्मृति है जो आदतों, कौशलों और स्वचालित कार्यों से जुड़ी होती है, जैसे चलना, साइकिल चलाना या टाइप करना। घटनात्मक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी, हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और घटनाओं की स्मृति। उदाहरण, मैंने पहली बार स्कूल कब गया। सार्थक स्मृति, सिमेंटिक मेमोरीज, यह तथ्यों और ज्ञान की स्मृति होती है, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला है। यह सब मिलकर हमारी चेतना को आकार देते हैं। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं या अनुभव महसूस करते हैं, मस्तिष्क अतीत की स्मृतियों से तुलना करके प्रक्रिया करता है। 3, स्मृति की वास्तुकला। मस्तिष्क के अंदर। डामासियो बताते हैं कि स्मृति मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में नहीं रहती, बल्कि यह केवल वितरित नेटवर्क के रूप में मौजूद होती है। हिपोकैप्टस घटनात्मक स्मृतियों को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमिगडाला भावनात्मक स्मृतियों को संसाधित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्मृतियों को व्यवस्थित करने, निर्णय और योजना बनाने में शामिल होता है। इन सभी हिस्सों का समन्वय हमारी चेतना और स्व को निरंतरता देता है। 4, स्मृति और आत्म जागरूकता। डामासियो का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि स्मृति के बिना स्व को निरंतरता नहीं हो सकता। हमारी आत्म जागरूकता अतीत की घटनाओं, सीखे गए सत्यों और अनुभवों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी अतीत के अनुभवों को याद करते हैं, वर्तमान स्थिति को विश्लेषण करते हैं और भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करते हैं। यही प्रक्रिया हमें समय के साथ एक ही व्यक्ति महसूस कराती है। बिना स्मृति के हर क्षण में हम अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं। 5, स्मृति और भावना का रिश्ता। स्मृति केवल तथ्य नहीं होता, यह भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। जब कोई अनुभव भावनात्मक रूप से तीव्र होता है तो वह अधिक मजबूती से याद रहता है। इसी कारण कुछ यादें जीवन भर नहीं भूलती। यह भावनात्मक रंग ही स्मृति को अर्थ और दिशा देता है। एन आर्किटेक्ट ऑफ मेमोरी हमें सिखाता है कि स्मृति चेतना की रीढ़ है। यह केवल अतीत को संरक्षित नहीं करती, बल्कि वर्तमान को आकार देती है और भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन कराती है। स्मृति ही वह आधार है जिस पर हमारा स्व खड़ा है। बिना स्मृति के हम न अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, न पहचान बना सकते हैं, न ही चेतन रूप से दुनिया को समझ सकते हैं। डामासियो स्पष्ट करते हैं कि स्मृति ही चेतना, भावना, निर्णय और आत्म जागरूकता की सच्ची वास्तुकार है। अध्याय 7, कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व, चेतना का अवलोकन। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो चेतना की प्रकृति और उसकी कार्यप्रणाली को गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि चेतना केवल सोचने या महसूस करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जो हमें स्व के अस्तित्व के प्रति जागरूक बनाती है। चेतना ही वह दर्पण है जिसमें मस्तिष्क स्वयं को अपने अनुभवों को देखता है। चेतना क्या है? डामासियो चेतना को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। चेतना वह स्थिति है जिसमें मस्तिष्क न केवल अनुभव उत्पन्न करता है, बल्कि उन अनुभवों के प्रति जागरूक भी होता है। मतलब चेतना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि वह हमारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केवल किसी वस्तु को देखना चेतना नहीं है, बल्कि यह जानना कि मैं देख रहा हूँ भी चेतना है। 2,
दो मुख्य घटक कोर और एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। डामासियो चेतना के दो स्तर में बांटते हैं। मूल चेतना, यह सबसे बुनियादी स्तर है। यह हमें वर्तमान क्षण में हमारे शरीर और वातावरण के प्रति जागरूक कराता है, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। विस्तारित चेतना, यह हमारी स्मृति, पहचान और भविष्य की योजना से जुड़ी होती है। यह हमें मैं कौन हूँ, मैं क्या अनुभव किया है और मैं कहाँ जा रहा हूँ जैसे प्रश्नों के उत्तर देती है। मूल चेतना तुरंत उत्पन्न होती है, जबकि विस्तारित चेतना धीरे धीरे अनुभवों और स्मृतियों के आधार बनती है। 3. चेतना कैसे उत्पन्न होती है। डामासियो बताते हैं कि चेतना कोई चालू बंद स्विच नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसका निर्माण 3 प्रमुख चरणों में होता है। 1. शारीरिक स्थिति की निगरानी, मस्तिष्क शरीर के हर परिवर्तन को ट्रैक करता है। 2. अनुभव की रचना, यह संवेदना को और भावनाओं को जोड़कर अनुभव बनाता है। 3. स्वयं का समावेश, अनुभव को स्वयं के साथ जोड़कर यह जागरूकता बनाता है, मैं यह अनुभव कर रहा हूँ। यह तीसरा चरण ही चेतना को जन्म देता है। 4. चेतना एक दर्पण, डामासियो चेतना को एक आंतरिक दर्पण कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क अपने ही कार्यों को प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए, जब आप दुखी होते हो तो मस्तिष्क केवल दुख की भावना पैदा नहीं करता, बल्कि आपको यह भी पता होता है कि मैं दुखी हूँ। यही आत्म जागरूकता चेतना का मूल है और यही हमें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। 5. चेतना और स्व का संबंध, चेतना और स्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। चेतना के बिना स्व की कोई पहचान नहीं है। चेतना और स्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। चेतना के बिना स्व की कोई पहचान नहीं है और स्व के बिना चेतना अधूरी है। जब मस्तिष्क अपने अनुभवों में मैं के संदर्भ देखना शुरू करता है, तभी सच्ची आत्म जागरूकता उत्पन्न होती है। कॉन्शियस ऑब्जर्व अध्याय में डामासियो स्पष्ट करते हैं कि चेतना कोई जादुई घटना नहीं, बल्कि शरीर, मस्तिष्क, स्मृति और स्व के जटिल सहयोग का परिणाम है। यह हमें केवल दुनिया को नहीं दिखाता, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में कैसे अस्तित्व में रहते हैं। चेतना ही वह मंच है जिसे हम अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और पहचान एक साथ मिलकर स्व का निर्माण करते हैं। यह न केवल हमें जीने की अनुमति देती है, बल्कि हमें अपने जीवन को समझने, आकार देने और अर्थ देने की शक्ति है। अध्याय 8 बिल्डिंग अ कॉन्शियस माइंड। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो बताते हैं कि चेतना कोई जादुई या रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक क्रमिक जैविक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क, शरीर और अनुभवों के गहरे सहयोग से उत्पन्न होती है। वे चेतन मन और निर्मित होने वाली प्रणाली के रूप में समझते हैं। वे चेतन मन निर्मित होने वाली प्रणाली के रूप में समझ आते हैं, न कि अचानक प्रकट होने वाली चीज़ के रूप में। चेतना का निर्माण, आधार से शुरुआत। डामासियो के अनुसार चेतना की यात्रा सबसे पहले शरीर की निगरानी से शुरू होती है। मस्तिष्क लगातार शरीर की स्थिति को पर नज़र रखता है और एक आंतरिक नक्शा तैयार करता है। यह है प्रोटोसेल्फ, चेतना की नींव रखता है। इसके बाद मूल चेतना विकसित होती है, जो हमें यह अनुभव कराती है कि मैं यहाँ हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ। यह अभी भी बुनियादी होती है, लेकिन यह चेतना की वास्तविक शुरुआत होती है। 2. अनुभवों और स्मृतियों का जुड़ाव। अगला कदम है अनुभव और स्मृतियों का एकीकरण। जब मस्तिष्क बाहरी दुनिया की जानकारी को शरीर के आंतरिक स्थिति और पिछले अनुभवों के साथ जोड़ता है, तो यह चेतना को गहराई से देता है। ये अब अनुभव केवल वर्तमान में मौजूद नहीं रहता, बल्कि वह अतीत को याद रखता है और भविष्य की कल्पना कर सकता है। यह विस्तारित चेतना का जन्म है, वही जो हमें मानव बनाती है। 3. भावनाएं और पहचान। डामासियो बताते हैं कि चेतन मन का निर्माण केवल विचारों से नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभूतियों से भी होता है। भावनाएं अनुभवों का अर्थ देती है और वही अनुभव हमारी पहचान को आकार देते हैं। इसी तरह चेतना एक व्यक्तिगत कहानी बन जाती है, जिसमें हमारा शरीर, भावनाएं, यादें और शरीर इच्छाएं मिलकर मैं की भावना पैदा करता हूँ। बिल्डिंग अ कॉन्शियस माइंड अध्याय का सार यह है कि चेतना कोई तैयार उपहार नहीं, बल्कि एक निर्माण प्रक्रिया है। यह शरीर की निगरानी से शुरू होकर अनुभव, स्मृतियाँ, भावनाओं और आत्म जागरूकता के जटिल जाल
से विकसित होती है। डामासियो कहते हैं कि जब मस्तिष्क न केवल दुनिया को देखता है बल्कि यह भी समझता है कि मैं देख रहा हूँ, तभी एक सच्चा चेतन मन जन्म लेता है और यही मानवता का सार है। अध्याय 9, आत्मकथनात्मक आत्मा, द ऑटोग्राफिकल सेल्फ। इस अध्याय में डामासियो आत्मकथनात्मक आत्मा, ऑटोग्राफिकल सेल्फ की अवधारणा को समझाते हैं। यह आत्मा हमारे मुख्य आत्मा पर आधारित होता है और हमें स्वयं के साथ निरंतरता और पहचान प्रदान करता है। जहाँ मुख्य आत्मा केवल वर्तमान क्षण में पर्यावरण और शरीर की पारंपरिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है, वही आत्मकथनात्मकता आत्मस्मृति पर आधारित होता है। यह हमारे अतीत के अनुभवों को संजोकर, वर्तमान को समझकर और भविष्य की कल्पना करके एक कथा जाल बनाता है, जो हमें मैं होने का स्थायी एहसास होता है। डामासियो बताते हैं कि यह प्रक्रिया सचेत स्मृति से शुरू होती है। जब हम अपने अनुभवों, सीखी हुई आदतों और ज्ञान को याद करते हैं तो वे केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड नहीं रहते, बल्कि सक्रिय रूप से हमारी वर्तमान धारणाओं से जुड़ जाते हैं। इस तरह स्मृतियाँ और वर्तमान क्षण आपस में मिलकर आत्मकथनात्मकता आत्म का निर्माण करते हैं। इस आत्मकथनात्मकता स्तर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हमें व्यक्तिगत कथा प्रदान करता है। यह कथा हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं। यह कथा हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ जा सकते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व, निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। डामासियो मस्तिष्क के उन हिस्सों पर भी प्रकाश डालते हैं जो आत्मकथनात्मकता आत्म को संभव बनाते हैं। इसमें पेस्टोमेरिडियल कॉर्टिसिस PMCS का विशेष उल्लेख है। उनका मानना है कि यह क्षेत्र भी विभिन्न संवेदी सूचनाओं, स्मृतियों और भावनाओं के समन्वय के स्व का विस्तृत अनुभव तैयार करता है। जब यह प्रक्रिया किसी कारण से बाधित होती है तो चेतना संबंधी विकार जैसे अमेंसिया या आत्म पहचान खोने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। अंततः आत्मकथनात्मकता आत्मा हमें केवल वर्तमान अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे अतीत और भविष्य को भी जोड़ता है। यही हमें एक निरंतर स्व के रूप में जीने की क्षमता देता है और मानव चेतना की उच्चतम परत को परिभाषित करता है। अध्याय 10, सबको एक साथ जोड़ना। इस अध्याय में डामासियो अब तक की चर्चाओं को एक साथ जोड़ते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि चेतना मस्तिष्क की जटिल संरचनाओं और उनकी सामूहिक गतिविधियों का परिणाम है। वे चेतना की प्रक्रियाओं को एकीकृत दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वे चेतना की तंत्रिका संरचना पर जोर देते हैं। चेतना किसी एक हिस्से से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह कई अलग अलग क्षेत्रों जैसे ब्रेनस्टेम, थैलेमस, कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम की एक परस्पर क्रिया का परिणाम है। यह प्रक्रिया एक एनाटॉमिकल बोटलनेक से होकर गुजरती है, जहाँ विभिन्न स्रोतों से आई जानकारी को एकीकृत कर स्वयं का अनुभव निर्मित होता है। इसके बाद वे बताते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे बड़े बड़े मस्तिष्क हिस्सों से लेकर व्यक्तिगत न्यूरॉन्स तक सक्रिय रहती है। हर न्यूरॉन्स और उसकी गतिविधि मिलकर अनुभव और पहचान की गहराई तैयार करते हैं। डामासियो का तर्क है कि चेतना तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी धारणाओं को महसूस करते हैं, व्हेन वी फील और परसेप्शन। इसका अर्थ है कि यह है कि दुनिया को देखना या सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इससे हमें अनुभव को अपने स्व से जुड़कर महसूस करना पड़ता है। इसी बिंदु पर क्वालिया सामने आती है, यानी हमारे अनुभवों की गुणवत्ता, विशेषणता, जैसे लाल रंग का एहसास या दर्द की तीव्रता। ये क्वालिया की दो परतों पर चर्चा करते हैं। क्वालिया 1, बुनियादी संवेदनाओं और अनुभवों। क्वालिया 2, जटिल भावनात्मक और आत्म संबंधी अनुभव। इन क्वालिया को समझने से यह स्पष्ट होता है कि चेतना केवल सूचना प्रसारक नहीं है, बल्कि यह गहराई से अनुभवंश और आत्म संबंधी है। अध्याय के अंत में डामासियो स्वीकार करते हैं कि चेतना की पूरी तरह समझना अब भी अनफिनिश्ड बिजनेस है। हालांकि उनका मॉडल यह दर्शाता है कि चेतना शरीर, भावनाओं, स्मृति और न्यूरल संरचनाओं के कुल गतिविधि से जन्म लेती है। यह मॉडल हमें मानव अनुभूति की अनोखी प्रकृति को समझने की दिशा में ठोस आधार प्रदान करता है।
इस अध्याय का सार यही है कि चेतना को समझने के लिए हमें मस्तिष्क, शरीर, भावनाओं और स्मृति को अलग अलग नहीं बल्कि एक एकत्रित प्रणाली के रूप में देखना होगा। अध्याय 11 चेतना के साथ जीना। इस अंतिम अध्याय में डामासियो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि चेतना क्यों बनी रही और उसने मानव जीवन को कैसे प्रकार बदल दिया। वे कहते हैं चेतना केवल एक जैविक सहयोग नहीं है बल्कि एक अनुकूलनकारी शक्ति, एडेप्टिव पावर है, जिसे हमें जटिल परिस्थितियों में जीवित रहने और विकसित होने की क्षमता दी है। सबसे पहले वे बताते हैं कि चेतना हमें नियंत्रण का बोध दिया। जब आत्मा उभरा तब हमने न केवल बाहरी दुनिया को महसूस किया बल्कि अपने अनुभवों और निर्णयों पर विचार करने की क्षमता भी पाई। इस तरह चेतना ने मनुष्य को योजनाएं बनाए, गलतियां से सीखने और भविष्य की दिशा तय करने में सामर्थ्य प्रदान किया। इसके बाद अवचेतन प्रक्रिया अनकॉन्शियसनेस प्रोसेसेस पर चर्चा करते हैं। डामासियो स्पष्ट करते हैं कि मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा अभी भी अवचेतन रूप से कार्य करता है, चाहे वह संवेदनाओं का प्रसंस्करण हो, स्मृतियों की सक्रिय होना हो या शरीर की आंतरिक संतुलन हो। जेनोमिक अनकॉन्शियसनेस की ओर इशारा करते हैं, जहाँ हमारे जीन बिना किसी सचेत हस्तक्षेप के जीवन की बुनियादी प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। फिर आता है चेतना का इच्छा का अनुभव। डामासियो बताते हैं कि हम अपने निर्णयों और कार्यों को अपनी इच्छा से जुड़ा मानते हैं, लेकिन यह इच्छा हमेशा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। वास्तव में यह एक जटिल मिश्रण है जिसमें चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया मिलकर काम करती है। इसके अलावा वे संज्ञानात्मक अचेतन को शोषित करने की बात करते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क सीखने और अनुभव के जरिए धीरे धीरे अपने अचेतन पैटर्न को बदलता सकता है। यह क्षमता हमें नई आदतें बनाने और अपने व्यवहार को सुधारने में मदद करती है। अध्याय में चेतना के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा की है। चेतना ने मनुष्य को न्याय, नैतिकता और सांस्कृतिक जैसे ढांचों को विकसित करने की शक्ति दी है। यही कारण है कि मानव समाज केवल जैविक प्रवृत्ति से नहीं चलता बल्कि नियमों, मूल्यों और सामूहिक स्मृति से संचालित होता है। अंत में डामासियो बताते हैं कि चेतना ने हमें प्रतिबिंब आत्मा दिया है, एक ऐसा आत्मा जो खुद पर विचार कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन के अर्थ, उद्देश्य और भविष्य को लेकर प्रश्न पूछते हैं। यही मानव अनुभव को अद्वितीय और गहराई से मानवीय बनाता है। सार यह है कि चेतना ने हमें केवल जीवित रहने की क्षमता नहीं दी बल्कि सोचने, प्रश्न करने और समाज बनाने की ताकत भी दी है। यही मानव प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बुक समरी सेल कम्स टू माइंड कंस्ट्रक्ट द कॉन्शियसनेस ब्रेन से लिया गया अध्याय पसंद आया होगा। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी चेतना सिर्फ दिमाग का कार्य नहीं बल्कि हमारे शरीर, भावनाएं, अनुभूतियाँ और स्मृतियों का भी एक अद्भुत संगम है। यही चेतना हमें एक इंसान के रूप में जीने, सोचने और समझने की ताकत देती है। अगर यह वीडियो आपकी जानकारी पूर्वक और मूल्यवान लगा तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक न केवल मुझे मोटिवेट करता है बल्कि यूट्यूब को भी बताता है कि यह वीडियो दूसरों तक पहुंचने लायक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बुक समरी और माइंडसेट से जुड़े कंटेंट को नियमित देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन पर दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों को यह जानकारी उनके जीवन की बड़ा बदलाव लाने में मदद कर दे। जब आप शेयर करते हैं तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते बल्कि दूसरों की सोच को नई दिशा देते हैं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलें, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगता है। आप किस किताब या अध्याय के बारे में सोचते हैं? आपके विचारों में चेतना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? क्या आपने कभी खुद को अत्यंत आत्मा के स्तर पर महसूस किया है? आपके कमेंट ने केवल मुझे प्रेरित करने की बल्कि इस कम्युनिटी को भी मजबूत बनाए। दोस्तों, हमारा यह चैनल सिर्फ किताबों की समरी देने के लिए नहीं बल्कि यह सीखने और बढ़ने वाली कम्युनिटी है। यहाँ हम मिलकर उन किताबों से सीखते हैं जो हमारी सोच बदल सकती है, हमारे माइंडसेट मजबूत बना सकती है और हमें जीवन में आगे बढ़ाने को प्रेरित न देती है। आपका हर लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट इस मिशन के और मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष किताब का सार आपके लिए लाऊं तो आप उसका नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिए।
आपकी डिमांड पर अगला वीडियो शायद उसी किताब पर हो। अंत में याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करें और दूसरों तक पहुँचाएं। तो आइए मिलकर इस यात्रा को जारी रखिए और हर दिन थोड़ा और सीखते हुए थोड़ा और बेहतर इंसान बने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने मन को नई दिशा देते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।